Okay, so this is chapter number 2, video 2. Let's begin with the tidal effect of sun. तो सन का टाइडल इफेक्ट यानी कि सन का अर्थ की टाइड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो सन का जो मास है वो 333,000 टाइम्स ग्रेटर है मास अर्थ के मास से। तो जो कॉमन सेंटर होगा जिसको मैं बेरे सेंटर बोलता हूँ वो मेरा सन के अंदर ही लाई करेगा। और कितने पे लाई करता है वो करता है 450 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। तो मेरे पास दो डाटा आ गए यहाँ पे 333,000 और 450। नियरली 15 कर लूँगा तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 150 ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जो कि सन का मास है वो फिर यहाँ पे फोर्स लगाएगा, टाइड बनाएगा। तो एक प्रोलेट इलिप्स सोइडल टाइडल डिफॉर्मेशन होगा जो कि सेम मेरा मून की वजह से भी आता था। बट जो सोलर इफेक्ट है वो स्मॉल होगा मून की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये कितना कम होगा, 45% कम होगा। यानी कि जो मून होगा उसका सन प्लस 45% इतना मेरा एक्स्ट्रा टाइडल इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक रोशे लिमिट की आई थी। तो रोशे लिमिट क्या होता है मेरा, कि जब मेरा मास है किसी भी मून का मास मेरा m है, उसका रेडियस rm है, और वो प्लेनेट के डिस्टेंस d से है जिसका मास p है, और रेडियस प्लेनेट का मेरा rp है। तो रोशे लिमिट बेसिकली क्या होगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे मेरा प्लेनेट आएगा और उसकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, उसकी सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वो मेरे प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एनर्जी को काउंटर नहीं कर पाएगी और वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपली मेरा रोशे लिमिट है। तो अब इसको कर लेते हैं फिर बैलेंस। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया कि ये मेरा प्लेनेट था और ये मेरा मास कैपिटल मास m था। इसके ऊपर एक छोटा सा बल्ज जो क्रिएट हुआ वो स्मॉल m वाले पार्ट की वजह से क्रिएट हुआ। जो स्मॉल m ये वाला पार्ट है, इससे बल्ज क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ माई ग्रेविटेशन। तो उस बल्ज की वजह से मेरे पास यहाँ पे टाइडल एक्सेलरेशन आएगा। और ये टाइडल एक्सेलरेशन मेरे प्लेनेट की वजह से जो इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, अब टाइडल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो लगता है मेरा यहाँ पे g स्मॉल m जो बल्ज वाला था, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, जी एम पी। ओके, जी एम पी इंटू में आर ऑफ एम डिवाइड बाई डी क्यूब इंटू में 2। अब ये या तो ऐसे याद रख ले कि इसको मुझे 2r/d फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको। ठीक है, सिंपली ये इजी रहेगा याद करने के लिए। इसको मैं बैलेंस कर दूंगा नॉर्मल जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे। तो मेरा आ जाएगा GMM/RM का कैपिटल का स्क्वायर। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मेरे पास वो क्रिटिकल लिमिट आ जाएगी। वो क्रिटिकल लिमिट क्या है मेरी, D इज इक्वल टू डी रोशे लिमिट। तो D इज इक्वल टू आर जो मास मून का जो मेरा रेडियस है वो इंटू में 2p/m। ऊपर क्या लिया था मैंने, ऊपर लिया था 2r/d। ये क्या था मेरा, सेम यूनिट है, यहाँ पे भी सेम यूनिट होंगी। 2 इंटू में प्लेनेट का मास डिवाइड बाय स्मॉल m जो मेरा सॉरी कैपिटल m जो मेरा मून का मास होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर वाला फॉर्मूला में लिया था मैंने 2rm/d। तो यहाँ पे d क्या था मेरा, रोशे लिमिट था, और rm क्या था मेरा, मून का रेडियस था। ठीक है, थोड़ा ढंग का कलर लेके आते हैं। ठीक है, ओके। अगर जो मेरी डेंसिटी है प्लेनेट की वो है रो पी, और ये करते हैं। अगर मेरी डेंसिटी, ये तो मेरी प्लेनेट की डेंसिटी होगी, ये मेरी मून की डेंसिटी होगी। अगर इसकी फॉर्म में निकालूंगा मैं तो मेरे को लोशर लिमिट का जो कैलकुलेशन है वो आता है 1.26 1.26 विच इज़ नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 इज़ 1.26 एंड आर पी रो ऑफ जो अगर ऊपर मास था तो नीचे वही प्लेनेट का मास रहेगा। p/m था तो यहाँ पे रो ऑफ p बाय रो ऑफ m हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बट क्योंकि कैलकुलेशन ये मैथमेटिकल था, जो एक्चुअली हम थियोरेटिकली या फिर जो एक्सपीरियंशली फॉर्मूला निकाला था हमने उसमें यहाँ पे 2.52 है विच इज़ नियरली डबल द लिम जो हमने थियोरेटिकली निकाला था। ठीक है, 2.42 2.42 2.42 करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के ऊपर। तो जो कॉम्बिनेशन है, सुपर पोजिशन होता है मेरा लूनर और सोलर टाइड्स का, उसकी वजह से भी कुछ टाइड्स आती हैं। अब उनको देख लेते हैं। वो एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। तो कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे पहले टर्मिनोलॉजी कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है कि मेरा न्यू मून होता है, यानी कि न्यू मून की वहाँ से मून बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर ये क्वाड्रेचर पे जाएगा, जहाँ पे क्वाड्रेचर तक इस पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैक्सिंग होगी, यानी कि जो मून का जो फेज़ है वो दिखता बढ़ता जाएगा। और फिर मेरी अपोजिशन पोजीशन आएगी जिसमें मेरा फुल मून आ जाएगा, यानी कि मेरे को कंप्लीट मून का सरफेस दिखेगा। और फुल मून के बाद फिर इसमें से फेज़ कम होते जाएंगे, विच इज़ मीन जिसका मतलब है वैनिंग हो रही है मेरे की। और क्वाड्रेचर के बाद फिर ये दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा जब तक ये न्यू मून तक नहीं पहुंचता। ठीक है, अब ये हमने देखा था कि जो सन की वजह से जो टाइडल इफेक्ट आता है और जो मून की वजह से टाइडल इफेक्ट आता है उनके बीच में ऑलमोस्ट 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। बट अब इनको हम कोप्लेनर ले लेंगे ताकि
इनका जो प्लेन में डिफरेंस आता है वो आता है 5 डिग्री का, बट अभी इनको को प्लेनर ले लेंगे ताकि इस पर मैथमेटिकल सुपरपोजिशन हम अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो फिर को प्लेनर वाला भी हमको काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योति यादव आगे। ये हो चुका है। अब स्प्रिंग टाइड कब बनती है? जब मेरे पास एक मून और सन जो है दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं अर्थ के ऊपर। ये मेरी अर्थ है, ये मेरा सन है, ये मेरा मून है। अगर ये तीनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे तो एस से सेम, एस से स्प्रिंग और एस से ही वो स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच होने वाला, तो वो आ जाता है मेरा स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड क्या होती है? जब मेरी जो अर्थ है वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। नीप 90 डिग्री पे, जब मून और सन का जो सिस्टम है ये 90 डिग्री पे होता है। अब इनकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ टाइड्स ऑन द ग्रेविटी मेजरमेंट, ठीक है। तो अब जो कंबाइंड सन की जो टाइड थी, मून की जो टाइड थी, इसकी वजह से अर्थ के जो सरफेस पे जो एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सॉरी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून कोज एन एक्सेलरेशन ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रो 3 मिली गैल। गैल मेरी सीजियस की यूनिट है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन आई है उसमें से मेरा 67% मून ने दिया, 33% जो है सन ने दिया है। क्यों? क्योंकि मून ने जो है 45% एक्स्ट्रा तो मेरे को ग्रेविटेशनल टाइड दिया है और 34% एक्स्ट्रा मेरे को एक्सेलरेशन दिया है। ओरिजिनल एक्सेलरेशन कितनी है? 0.3 मिली गैल। ओके। नाउ बॉडीली अर्थ टाइड। बॉडीली अर्थ टाइड क्या होती है कि जब मैं मेज़र करता हूँ कि मेरी टाइड की कितनी हाइट आ रही है, तो मेरे को अपनी ओरिजिनल हाइट से 70% जो हाइट है वो मेरे को कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है जहाँ पे मैंने मेरा मेजरिंग डिस्टेंस लगा रखा है वो भी ऊपर आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे भी मून का जो ग्रेविटी है वो एक्ट करती है और यहाँ पे मेरे को बॉडीली टाइड मिलती है जो अर्थ की बॉडी पे लगती है। ये कम्प्लीटली इलास्टिक नहीं होती, थोड़ी सी अनइलास्टिक होती हैं। आगे अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो 70% मेरे को कम मिलेगा थ्योरी से। ये जो हमको एक्सप्लेन होता है इलास्टिसिटी ऑफ अर्थ की वजह से होता है, क्योंकि जो टाइडल डिफॉर्मेशन हुआ था मेरा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से होगा। कहीं पे मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो वो जल्दी बॉडीली अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। ओके। आगे है द फ्री वाटर सरफेस इज रेज बाय टाइडल अट्रैक्शन, बट दो सी बॉटम है मेरा, जहाँ पे मैंने मेजरिंग रोड लगा रखी है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। और इसकी वजह से मेरा बॉडीली टाइड्स आती हैं। इससे पता लगा कि बॉडीली टाइड एग्जिस्ट करती हैं। फिर मेरा है चेंज इन द अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन में चेंज होगा तो क्या होगा? जो ऑर्बिट द अर्थ ऑर्बिट रोटेट्स अबाउट द पोल टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक एंड इट्स इक्लिप्टिसिटी चेंज विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो यही चेंज आएगा मेरी अर्थ की रोटेशन में। अर्थ का रिवोल्यूशन ये होता है, अर्थ का रोटेशन सिंपली ये होता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ द लूनर टाइडल फ्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द डे। मेरा दिन बढ़ेगा घटेगा ये देख लेते हैं। अब देख, जो मून ने मेरे टाइड, मतलब जो मून टाइड क्रिएट कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता, उसमें कुछ लैग होता है, ठीक है। जो लैग होता है वो कितना होता है? 12 मिनट का। वो लैग क्यों होता है? क्योंकि यार परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं है। अगर इलास्टिसिटी 1 होती तो वहाँ पे उसी टाइम इंस्टेंटेनियस आता, बट क्योंकि 12 मिनट का डिले आता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो जो लाइन ऑफ फोर्स होता है और जो लाइन ऑफ टाइड होता है उसके बीच में लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस आता है। एक्चुअली 2.9 डिग्री का डिफरेंस आएगा। अब क्योंकि 3 डिग्री का डिफरेंस है तो जो मेरी टाइड पे फोर्स लग रही है और जो मेरा लाइन ऑफ फोर्स है वो कोलिनियर नहीं होंगे। एक एक नीप टाइड यहाँ बनेगा, एक मेरा मेन टाइड यहाँ बनेगा। इसकी वजह से मेरे को एक फोर्स ये मिलेगा, इस वाले पे ये फोर्स इधर लगेगा। अब ये दोनों जो फोर्स है मेरा F1 और F2 ये कोलिनियर नहीं है, इसकी वजह से मेरे को रोटेशन मिलेगी, टॉर्क मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब ये इस फिगर में क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स है मून की तरफ में। यहाँ पे मेरे को 2.9 डिग्री पे मेरी टाइड मिलती है। इस टाइड के ऊपर जो मेरा फोर्स लगता है वो F2 है और F1 है मेरा पीछे वाली टाइड के ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है। अब F2 बड़ा होगा F1 से, बिकॉज R2 इज़ लेस देन R1, सिंपल। तो यहाँ पे मेरे को टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब वो टॉर्क क्या होगा? जो ये F2 है, अभी तक मैं ऐसे घुमा रहा था, जो मेरा F2 है ये बड़ा है, जो मेरा F1 है ये छोटा है। तो F2 से F1 की तरफ मेरे को टॉर्क लगेगा, यानी कि जो मेरा टाइडल टॉर्क है वो मेरी अर्थ की टॉर्क से कम होगा, ठीक है। टाइड्स की वजह से जो सरफेस एक्सेलरेशन था वो तो 0.3 प्लस हुआ था, फिर 2.9 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने, और लास्ट में मेरा जो ओमेगा है वो कम होगा, बिकॉज टाइडल टॉर्क इज अपोजिट टू द एंगुलर टॉर्क ऑफ अर्थ, करेक्ट। नाउ द स्मॉल फेज डिफरेंस, ये जो स्मॉल फेज डिफरेंस आया मेरा 12 मिनट का फेज डिफरेंस आया है, इसको मैं बोलता हूँ टाइडल लैग। कितना फेज डिफरेंस कितना? 3 डिग्री, 2.9 डिग्री। अब इस टाइडल लैग की वजह से टाइड बल्जेस में
कोलिनियरिटी नहीं रहेगी, F2 स्ट्रोंगर होगा F1 से, अर्थ की रोटेशन को स्लो कर देगा, ग्रेजुअली स्लो कर देगा। और ये इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अर्थ जो रोटेशन स्लो हो रहा है तो मेरा जो लेंथ ऑफ डे है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, लेंथ मेरा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2.4 मिली सेकेंड पर सेंचुरी। हर 100 साल में 2.4 मिली सेकेंड बढ़ेगा मेरा लेंथ ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द टाइडल अट्रैक्शन ओनली। करेक्ट। अब जब हमने इसको लगा के देखा मैप पे ऊपर, तो यार हमको एक सर्टन 500 से लेके लगभग 500 BC से लेके यहाँ पे यहाँ पे 940 के अराउंड तक मेरे को एक लीनियर दिखा कि ठीक है, यहाँ से मेरा जो लेंथ है वो हम हर 100 साल के बाद 2.4 मिली सेकेंड बढ़ता ही है, ठीक है। बट यहाँ पे 940 या 950 के अराउंड एक ऐसा इवेंट होता है कि मेरा जो लेंथ था वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। मतलब पहले 2.4 से बढ़ रहा था, बट फिर बाद में ये 1.4 से बढ़ने लग गया। तो वो क्या हुआ, वो कुछ नॉन टाइडल फोर्स थे जो टाइडल रोटेशन को काउंटर करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये देख लिया, ये हो गया। जो प्रोबेबल इंटरफोर्स कहता है, इंटरप्रिटेशन कहता है कि कुछ नॉन टाइडल कोर्स आएंगे 950 के अराउंड। 950 के अराउंड ऐसा क्या होगा, 950 के अराउंड जो है टाइडल ब्रेक लगेगा, बट अभी देखते हैं उसकी वजह से क्यों हुआ। अब इट इज़ बिकॉज कि जो कुछ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन क्रिएट हुए 950 के अराउंड। क्यों क्रिएट हुए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जो मोमेंटम था एटमॉस्फेयर का और कोर का उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया, जो कि हर कुछ सालों में होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा जो ग्लोबल विंड की स्पीड है, जैसे जैसे मेरी विंड स्पीड बढ़ती रहेगी वैसे मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि विंड स्पीड अपोजिट होती है अर्थ की रोटेशन स्पीड से। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा मेरे एटमॉस्फेयर का वो अपोजिट होगा मेरे अर्थ के एंगुलर मोमेंटम से। इस वजह से क्या होगा कि जो अर्थ की जो रोटेशनल एनर्जी थी वो डिक्रीज़ करेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड अर्थ, ठीक है। आगे ऑन द लॉन्गर टाइम स्केल ऑफ द डिकेड जो जो चेंज होगा ये होगा। अब जो फ्लूइड ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। पहला पॉइंट क्या होगा कि मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो इंटरचेंज हो गया। पहले एटमॉस्फेयर जो था टाइडल फोर्स के साथ में लग के डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, टाइडल फोर्स के साथ में लग के डिक्रीज़ कर रहा था, बट क्योंकि अब वो इंटरचेंज हो गया, यानी कि मेरी जो विंड स्पीड थी या तो वो स्लो हो गई या फिर उसका इफेक्ट जीरो हो गया। तो जो पहले 2.4 का इफेक्ट लग रहा था वो 1.4 का इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि जो मेरा आउटर कोर है वो मेरी फ्लूइड है और उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो 0.1 mm है। अगर मेरी लोअर मेंटल में भी अगर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर आयनाइज्ड पार्टिकल प्रेजेंट हुए तो वो और मेरी जो लोअर कोर है वो कपलिंग कर सकती है। अगर उन्होंने कपल कर दिया तो उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द कोर फ्लूइड इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इफ the lower mantle also has appreciable electrical conductivity, it is possible that the core and mantle are coupled electromagnetically और उसकी वजह से मेरा अर्थ का रोटेशन इंक्रीज होगा और जो मेरा टोटल 2.4 का इफेक्ट था उसको कम करके 1.4 के इफेक्ट पे ले आएंगे, ठीक है। ऑल्सो अर्थ एंड मून का जो डिस्टेंस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं 3 मिनट में। नाउ अर्थ और मून के अर्थ का मास अगर ई है, रोटेशन ओमेगा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ई इंटू में आर का स्क्वायर जो भी पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसको मैंने सी मान लिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मून के लिए मैंने एम ले लिया, ओमेगा एल ले लिया, सी एल ले लिया, आर एल क्या है मेरा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। और डी क्या है, कॉमन सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन जिसको हम बेरे सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे हम जब भी सेंटर मास में करते हैं सेंटर मास में दो चीज़ें करूँगा मैं। एक तो मैं उसका डिस्टेंस कंजर्व करूँगा और दूसरा मैं उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा। एंगुलर मोमेंटम क्या है मेरा, पहले अर्थ का लिखूँगा विच इज़ आई ओमेगा, ठीक है। फिर अर्थ जो रोटेट कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट, अर्थ एक तो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है उसका आई ओमेगा आ गया। फिर अर्थ एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, वो पॉइंट मेरा डी डिस्टेंस दूर है, तो वो आ जाएगा मेरा एम डी स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ठीक है। फिर जो मून है वो भी इस पॉइंट के अबाउट डी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये रहा ना डी, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एम ओमेगा एल का स्क्वायर इंटू में आर एल माइनस में डी, ये डिस्टेंस, ठीक है। फिर मून भी रोटेट कर रहा है, ये हालांकि बहुत छोटी टर्म है, इसको नेगलेक्ट कर दूँगा बाद में, ज़ीरो ही करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को डी नहीं पता, डी मेरा एक वेरिएबल है तो मैं इसको एलिमिनेट करूँगा। डी को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस कंजर्वेशन करूँगा टोटल, ठीक है। डिस्टेंस कंजर्वेशन बोलना जो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से उसको। ओके, तो सेंटर ऑफ मास अर्थ से कितना दूर है, डी, मून से कितना दूर है, आर एल माइनस का डी, ये दोनों जो मोमेंट है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल लूँगा, डी इज इक्वल टू मास ऑफ मून आर एल डिवाइड बाई टोटल अर्थ प्लस में मास ऑफ मून, ठीक है, मून का मास। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये मैंने पुट कर दिया, तो मेरे को ये मिल गया वापस।
अब दूसरा चीज़ क्या था, ये तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से। दूसरी कहाँ से आएगी, मेरी सर्कुलर मोशन की थ्योरी से। सर्कुलर मोशन की थ्योरी क्या बोलती है, मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरी रोटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करेगा। तो मेरा जो जी है वो होगा मेरा आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये मेरा ओमेगा स्क्वायर ऑफ मून की बात है यहाँ पे। अर्थ मून का सिस्टम है, ये अर्थ है, ये मून है। तो यहाँ से मेरे को ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, जो भी करना है करें, जैसे भी करें। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन ये मिलता है फाइनल इक्वेशन, जो मेरे को याद रखनी है। अब इसमें मेरे पास दो टर्म है, पहली है सी ओमेगा, दूसरी में मास है विच इज़ नियरली कांस्टेंट, मेरा मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा लगभग लगभग। और दूसरी मेरी है ये जी आर एल, और ये मेरा कांस्टेंट है। अब क्योंकि मेरे को पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है, फर्स्ट टर्म मेरी, ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड टर्म, जो मेरी फर्स्ट टर्म है ये मेरा डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो टाइडल फ्रिक्शन है वो मेरी अर्थ की रोटेशन को स्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंज़र्व करने के लिए, इस पूरी इक्वेशन को कंज़र्व करने के लिए मेरे को क्या है कि आर एल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी मेरी सेकंड टर्म बढ़ेगी। यानी कि टाइडल फोर्स की वजह से जो अर्थ मून का डिस्टेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। करेक्ट, ठीक है। अब आगे क्या था यहाँ पे, अर्थ का रोटेशन कोज एन इंक्रीज इन द अर्थ मून डिस्टेंस, वो बता दूँगा मैं। जो डिस्टेंस था ये इंक्रीज़ कर रहा है कितने रेट पे, 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर से, 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर से। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इसका इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब क्योंकि जो मून का जो रोटेशन है अबाउट अर्थ, इस पूरे सिस्टम में भी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। अगर मून का डिस्टेंस अर्थ से बढ़ने लग जाएगा, मेरा आर एल इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, जो मून का रेट ऑफ रिवॉल्यूशन है उसको भी स्लो डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके उनका जो एंगुलर मोमेंटम है मून का वो कंजर्व रहेगा वहाँ पे। ठीक है। यानी कि मेरे कितने इम्पैक्ट आ गए, एक टाइडल फ्रिक्शन से अर्थ का रोटेशन स्लो हुआ, लूनर रोटेशन स्लो हुआ, लूनर ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन भी स्लो हुआ, और जो मेरा डिस्टेंस था अर्थ मून का वो इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे तीनों रोटेशन एकदम ही वो डिक्रीज़ करके सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जहाँ पे अर्थ का एक दिन है वो 48 दिन के बराबर होगा। ठीक है, वो 48 दिन के बराबर होगा, और उस कंडीशन को क्या बोलूँगा मैं, टाइडल लॉकिंग। ये टाइडल लॉकिंग कब होगी, जब मेरा मून है वो घिसक के 88 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाए। अभी कितना, अभी 60 है, अगर ये 28 और बढ़ के 88 हो गया तो फिर मेरा अर्थ टाइडल लॉकिंग में चला जाएगा। इसका एग्जांपल प्लूटो और चैरोन शैरोन जो भी उसकी सेटेलाइट है वो है। अब ये मेरा लास्ट टॉपिक है शैंडलर वोबल। शैंडलर वोबल में क्या होता है, चैंडलर वोबल में क्या होता है कि अर्थ के पास में, अर्थ एक नियरली स्फीयर है, तो अर्थ के पास में एक रोटेशन होगा। ठीक है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, बट क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कहीं पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक और एक्सिस होगा जो कि ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करेगा, जिसको मैं एक्सिस ऑफ फिगर बोलूँगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब द ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर नियरली कांस्टेंट होगा, बट जो मेरा एक्सिस ऑफ फिगर है ये मेरा चेंज करता रहता है लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेस्ड रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, जो कि सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिसको मैं बोलूँगा यूलर न्यूटेशन। कैसा दिखता है ये जो है मेरा मीन पोजीशन है मेरे रोटेशनल एक्सिस का, और जो मेरा रोटेशनल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ फिगर है वो इसके अराउंड सर्कुलर ऐसे ये मेरा सर्कुलर ओरिएंटेशन करेगा। जैसे तो देखा ना, तो ये एक सर्कल ही है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ न्यूटेशन। किसने फाइंड किया था, यूलर ने, तो इसको क्या बोलते हैं, यूलर नोटेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ऐसा करने के लिए, तो इसको हम फ्री नोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल फोर्स, कौन सी इंटरनल फोर्स है यहाँ पे, जो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। ठीक है, और वो चेंज होता रहता है मेरा। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसलिए जो मेरा एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, वो भी न्यूटेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, अब किसी ने फिगर आउट किया था कि जो पीरियड ऑफ फ्री नोटेशन है वो होता है 305 दिन का। ठीक है, यूलर ने शो किया था। ए डिवाइड बाई सी माइनस में ए इसका फॉर्मूला है, विच इज़ सी, और ए क्या है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशनल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन एक्सिस। सी तो क्या है मेरा रोटेशनल एक्सिस, और ए क्या है मेरा इक्वेटोरियल एक्सिस के अराउंड। ठीक है, बाद में क्या होता है, जो 305 दिन का जो पीरियड है ये चेंज भी होगा आगे। जो चैंडलर था उसने रिपोर्ट किया कि जो पोलर मोशन ऑफ अर्थ है, यानी कि जो न्यूटेशन है अर्थ का, उसके अंदर एक्चुअली दो कंपोनेंट है। एक तो एनुअल कंपोनेंट है जो लगभग 365 दिन में पूरा होता है, पूरा एक साइकिल। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ मास बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में जो ट्रांसफर होता है मास का, उसकी वजह से मेरा एनुअल कंपोनेंट होता है। ठीक है, जिस जो और वो चेंज क्यों होता है, ट्रांसफर ऑफ मास क्यों होता है, क्योंकि मेरे सीज़न चेंज होते हैं। ठीक है, सूखा, गर्मी, बारिश, उसकी वजह से। फिर
एक थोड़ा सा इस कंपोनेंट से, एनुअल कंपोनेंट से बड़ा एक कंपोनेंट है, लार्जर कंपोनेंट, जिसका एम्पलीट्यूड 0.15 सेकंड है। इसका 0.10 सेकंड था, इसका 0.15 सेकंड है, इसका पीरियड 435 है। इसको मैं बोलता हूँ शैंडलर वोबल, ठीक है। ये क्यों होता है यार, ये अब शैंडलर कोई पता है? ये मोस्टली उसने बोलता है कि यार इलास्टिक यील्डिंग ऑफ अर्थ है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो जो पीरियड था मेरा, इसकी वजह से जो पीरियड था मेरा वो 305 दिन से अब 435 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब जो है मेरे पास एक एनुअल एक मेरा एनुअल इफेक्ट है, एक मेरा शैंडलर इफेक्ट है। शैंडलर इफेक्ट का जो टाइम पीरियड है, जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जो मेरा एनुअल इफेक्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये दोनों आपस में मिलेंगे और बीट प्रोड्यूस करेंगे, और जो मेरा टोटल एक्सेस है वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 करेंगे।